आपको मौलाना साहब का किरदार दिखाई नहीं देता जिन्होंने अभी अभी पीटीआई के लिए अपने दरवाजे खोले, तो वो इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान पुल का किरदार अदा करें? नहीं, देखिए, जब ये बैठ जाएंगे इकट्ठे तो फिर तो सारे दरवाजे खोलने पड़ेंगे ना। मौलाना को भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मगर मौलाना की भी तो टर्म्स होंगी ना कि केपी के अंदर अगली इलेक्शन जब भी होगी तो केपी के अंदर उनको इलेक्शन नहीं रखी जाएगी उनके खिलाफ, क्योंकि उनकी भी तो कंप्लेंट है ना कि पिछली दफ़ा जो इलेक्शन हुई है वहाँ केपी के अंदर इतना प्रेशर था कि वो केपी वाले जो है इनकी सीटें भी एक दो हज़म कर गए एंड सो ऑन। तो सब अपने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर अगर मौलाना इनको ज्वाइन कर लेते हैं उसका एक ये कि इलेक्शन फौरी नहीं होगी, कम से कम इस हुकूमत को 2 साल और मिलेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज वाई वुड मौलाना ज्वाइन फॉर 1 ईयर। दूसरी चीज़ ये है कि मौलाना को भी आगे प्लेटफॉर्म मिलेगा टू कैंपेन। और ये पीटीआई का जो मौक़िफ़ है या कि हम ही हैं और कोई नहीं है, ये इसको डाइल्यूट करना पड़ेगा। ठीक, बिल्कुल। क्या कम करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा? अगर आप पाकिस्तान के वसीतर मफाद में सोच रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आएँ और अपनी स्पेस को वापस हासिल करें, जिसका शिकवा हमेशा किया जाता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी को कहती है कि वो वजह बनी सियासी पार्टीज़ के ज़वाल की मुल्की सियासत में, तो सीखा जा सकता है माजी से और आइंदा के लिए अच्छा लाहेअमल अपनाया जा सकता है ताकि कोई और इस स्पेस को कैप्चर ना करे। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। अगला सवाल प्रदेश से, टेक्सास से हैं मुजाहिद शाह। इंडिया में और बांग्लादेश में ऑलमोस्ट 15 साल से मोदी और वो हसीना वाजद बैठी हुई थी, जिसके बाद इस कदर इकोनॉमिक बूम आया है या तरक्की हुई है, तो उसकी वजह शायद ये नहीं है कि कंटिन्यूसली एक हुकूमत जो है वो चल रही थी, लेकिन हमारे यहाँ पर भी जो कुछ डिक्टेटर थे, मतलब परवेज मुशर्रफ हो गया, जनरल ज़िया-उल हक हो गया, हालांकि वो भी एक लंबे अरसे तक बैठे रहे, तो पाकिस्तान में उस वक्त क्यों इतनी तरक्की नहीं हो सकी जितना इंडिया में हुई है? देखिए, ऐसे है कि जनरल अयूब जब थे 58 से 68 तक, जिसमें 2 साल 65 एंड 66 ख़राब थे बिकॉज ऑफ द वॉर विद इंडिया, जनरली जो एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ था जीडीपी का वो अबाउट 5.8%। 1-2 साल तो थे कि 9 से ऊपर भी चला गया था। सो डेवलपमेंट तो हुई, दैट इज़ वाई इट वाज कॉल्ड डेकेड ऑफ डेवलपमेंट। आगे आए आप, उसके बाद ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में भी अबाउट 4 to 5% रेट ऑफ ग्रोथ था। उसके बाद आप आए जनरल मुशर्रफ के दौरान भी ठीक ठाक ग्रोथ रेट था, 5 से 6%। तो इनके दौर में ग्रोथ तो हुई। सवाल ये है जो आपने पूछा कि क्या ये 10 साल रहे इसलिए एक स्टेबिलिटी आई और सर्टेनिटी हुई, और क्योंकि सियासतदान नहीं रह सके 2-2, 2.5 साल से ज़्यादा, तो इसलिए वो उनके दौर में स्टेबिलिटी और सर्टेनिटी और ग्रोथ नहीं आई? क्या ये रीज़न था कि वो 10-10 साल रहे? अब बात ये, येस, आई थिंक स्टेबिलिटी एंड सर्टेनिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इकोनॉमिक्स के अंदर, प्लानिंग के लिए स्पेशली, और फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो आता है वो कहता है यार ये गवर्नमेंट 5 साल तो रहेगी ना जो पॉलिसीज़ करेगी, तो एटलीस्ट वी कैन बी अश्योर्ड कि हमारा रेट ऑफ रिटर्न हमें मिल जाएगा अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 साल के बाद। तो लॉन्ग जितनी देर एक हुकूमत रहे कानूनी तौर पे और इन अ स्टेबल मैनर, इट्स गुड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोवाइडेड बाकी पॉलिसीज़ ठीक हों। मगर ये एक प्री कंडीशन होती है कि आप जो पॉलिसी नोट डाउन कर रहे हैं या ले डाउन कर रहे हैं, वो पॉलिसी 4-5 साल तो चले ना। ये तो नहीं हो सकता कि अगली आए और उसको छुट्टी करा दे और जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो फारग हो जाए। सो देयरफॉर येस, आई थिंक सर्टेनिटी एंड स्टेबिलिटी एंड लॉन्गेविटी आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर कम से कम 4 साल और अप टू 5 years दिए हैं फॉर वन गवर्नमेंट टू सर्वाइव। अमेरिका में 4 साल हैं, मगर आम तौर पे वो 8 साल ही बन जाते हैं। एक प्रेसिडेंट जो है उनको अगली टर्म भी मिल जाती है, इसीलिए कि वो कहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को चलने दें, कोई रिजल्ट्स निकलें। इंडिया के अंदर 5 साल हैं और हमारे यहाँ 5 साल हैं, इसलिए स्टेबिलिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड सर्टेनिटी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड लॉन्गेविटी इज़ इम्पॉर्टेंट। आइए अब कि क्या जो ये 3 मार्शल और रेजीम्स थी, क्या इनके अंदर क्या चीज़ थी जिसकी वजह से ये ग्रोथ मिली? मेरा ख्याल है मेजर फैक्टर तो था ऑब्वियसली स्टेबिलिटी, सर्टेनिटी वगैरह, मगर मेजर फैक्टर ये भी था कि अमेरिकनों का एड बहुत ज़्यादा था। ये तीनों डेकेड्स ऐसी थी कि अमेरिकनों के इंटरेस्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थे, और अयूब के ज़माने में अमेरिकनों का इंटरेस्ट था अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, ज़िया के ज़माने में इन अफ़गानिस्तान अगेंस्ट द सोवियत यूनियन, और मुशर्रफ के ज़माने में द वॉर अगेंस्ट टेरर 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप कहता ना कि हमने $30 अरब पाकिस्तान को दिए, हमें मिला क्या, तो डॉलर्स की वजह से
काम चल रहा था यहाँ, और रेमिटेंसेस शुरू हो गए थे तो उनकी वजह से चल रहा था यहाँ, और पॉलिसीज़ जो थी वो स्टेबल थी। हाँ, बाकी ये जो हमारी सियासी हुकूमतें आई हैं, बेनज़ीर की उम्र 2 साल नहीं पूरी काटी पहली वाली, उसके बाद नवाज शरीफ साहब 2-2.5 साल नहीं काटे पूरे, उसके बाद फिर बेनज़ीर आई 2 साल भर के काटे, फिर नवाज शरीफ साहब वो 2-2.5 साल काटे। तो ये एक प्रॉब्लम रहा है कि इनको चलने नहीं दिया गया। ये नहीं कि इन्होंने कोई खामियां की, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं चलने दिया, और इट्स अ फैक्ट उस वक़्त की। इस दफ़ा जब इस्टेब्लिशमेंट की इसकी कोशिश थी कि खान साहब पूरा अपने टर्म पूरी करें, मगर वो अब खान साहब की हिमाकतें थी और प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से वो पूरा काम ना हो सका। तो येस, आई थिंक सियासतदानों को मौका दिया जाता तो दे वुड हैव बीन एटलीस्ट ये हालात ना होते। और वो यही कहते हैं कि हमें आप पूरा टर्म कंप्लीट करने देते तो फिर कम से कम हमारे गिले तो ना होते कि हमें क्यों निकाला, और आवाम को भी पता चल जाता कि हम डिलीवरी दे सकते हैं कि नहीं। इंडिया में आइए, इंडिया में ये है कि 1970 तक तो इंडिया के बारे में ये कहा जाता था कि इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है, कांग्रेस की हुकूमत कर रही थी, वन आफ्टर द अदर दे वर विनिंग द इलेक्शंस, वन पार्टी रूल था एक किस्म का। इमरजेंसी भी लगा दी जब पहली दफ़ा चैलेंज आया इंदिरा गांधी ने इन द लेट 60s। तो मगर जब वहाँ का जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो 2% से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो उनको कहा जाता है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। हमारे यहाँ कहते थे कि ये तो बड़ी डायनामिक ग्रोथ कंट्री है। इंडिया के बारे में ये अंटिल 1970 यही था कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। उसके बड़े रीजंस हैं, वो किसी वक्त डिस्कस किया जा सकता है कि वाई वाज इट अ 2% रेट ऑफ ग्रोथ। उनका जो इकोनॉमिक मॉडल था दैट वाज फ्रॉम द सोवियत यूनियन मॉडल ऑफ अ कमांड इकोनॉमी। उन्होंने इम्पोर्ट शोर्ट्स और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स बंद किए हुए थे, अपना सारा कुछ करना चाह रहे थे, जिसकी वजह से हैवी इंडस्ट्री लगा रहे थे, और हैवी इंडस्ट्री की जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो बड़ा लंबा चौड़ा होता है। हमारे यहाँ कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं मिली, हमें बाहर से पैसे मिल रहे थे, हम इंपोर्ट्स करके इंपोर्ट डिपेंडेंट हो गए। उन्होंने इंपोर्ट डिपेंडेंसी नहीं की, उन्होंने कहा हम अपने पाँव पे खड़े होंगे। उन्होंने पहले 20-30 साल जो है वो अपने पाँव पे खड़े होने में लगा दिए, जिसकी वजह से उनकी रेट ऑफ ग्रोथ जो था वो स्लो था। 1970 में उन्होंने मनमोहन सिंह साहब उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो मनमोहन सिंह साहब ने देखा कि पाकिस्तान के अंदर 1990 के नॉट 70 माजूर चाहता हूँ 1990 में इंडिया ने फिर सोचा कि अब हम भी कुछ करें। उन्होंने देखा नवाज शरीफ का मॉडल क्या है, नवाज शरीफ फॉर प्राइवेटाइजेशन। मनमोहन सिंह ने फिर ये 91 में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी शुरू की और अबाउट टर्न किया, और वहाँ से फिर इंडिया का रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हुआ, इंपोर्ट्स जो हैं वो आने शुरू हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शुरू हो गए, मार्केट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट इकॉनमी बढ़नी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। वो अपने पाँव पे खड़े हो चुके थे, इसलिए उन्हें कोई फिक्र नहीं था कि फिस्कल डिफिसिट जो है विल लीड टू अ करंट अकाउंट डिफिसिट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसलिए उनके रिजर्व्स भी थे, सब कुछ था। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक मॉडल था उसने पहले फ्रॉम 1947 टिल 1990 स्लो रखा उनको, मगर 90 के बाद बहुत तेज़ी से वो बढ़े आगे। और अब तक, और तीसरी चीज़ ये थी कि जब वो अपना बेस बना रहे थे, वो सिर्फ हैवी इंडस्ट्री का बेस नहीं बना रहे थे, वो तालीम का बेस भी बना रहे थे, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉपुलेशन ग्रोथ का बेस बना रहे थे, विमेंस एम्पावरमेंट का बना रहे थे, सेकुलरिज्म का बेस बना रहे थे, ऑल कंडीशंस जिसके साथ उनकी इंटीग्रेशन इनटू द वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी जो थी वो बड़ी रैपिडली होनी शुरू हो गई। हम यहाँ वो बिल्कुल नहीं कर रहे थे। सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न वाई इंडिया हैज़ फॉर्ज्ड अहेड, और हम पीछे रह गए हैं। हमारी डिपेंडेंसी सिंड्रोम ने हमें ले मरा है। चले, ये तो था इकोनॉमी के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक का काबुली जायज़ा। अब अदील साहब लाहौर से एक बार फिर क्या जानना चाह रहे हैं? शेर साहब, आपके तर्जीह के मुताबिक बात फैज़ हमीद तक नहीं रुकेगी और मामला इमरान खान तक जाएगा। अगर ऐसा ही हुआ और इमरान खान पर संगीन मुकदमात बन गए, जैसे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ पर बने थे, तो आपके मुताबिक इमरान खान कौन सा रास्ता इख्तियार करेगा? भुट्टो वाला के डट जाना है कि नवाज शरीफ वाला के डील करनी है? ये बड़ा अहम सवाल है, और सारा वक्त हम इसी के बारे में परेशान रहते हैं कि अल्लाह करे कि खान साहब भुट्टो वाला रास्ता ना करें। खान साहब अटैक करते हैं, फिर आर्मी चीफ़ को भी अटैक करते हैं, बाय नेम अटैक करते हैं। मेरा नहीं ख्याल दिस इज़ अ गुड आइडिया। आई डोंट थिंक ही शुड बी डूइंग दिस। भुट्टो साहब को जिन लोगों ने तारीख़ पढ़ी है उनको पता होना चाहिए कि जब भुट्टो साहब को निकाला था ज़ियाउल हक ने, तो भुट्टो साहब को फिर जेल से छोड़ दिया कू के बाद, और वो लड़काना चले गए। वहाँ जाके उन्होंने एक स्पीच के अंदर, इलेक्शन कॉल हो गए थे, और उन्होंने वहाँ एक स्पीच के अंदर कहा कि मैं देख लूँगा इन जर्नैलों को, मैं टांग दूँगा। वो फिर सोच बचार शुरू हो गई GSU में कि ये तो बंदा ठीक नहीं है, इसने तो आके इंतकामी कार्रवाई करनी है, सो वी हैव टू डू समथिंग, एंड आई थिंक दैट चेंज द कोर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री।
तो मेरा ख्याल है इस किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, रास्ते खुले छोड़ने चाहिए। अभी आर्मी चीफ़ की तरफ से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया है कि हमें अपने ज़ाती नफ़रत जो है, पर्सनल हेट्रेड्स और पर्सनल, इसको अहमियत नहीं देनी चाहिए। यही कहा उन्होंने अभी कल ही ऐसी बात कही है। तो मेरा ख्याल है ये उनकी तरफ से इशारा है कि ही इज़ प्रिपेयर्ड टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, प्रोवाइडेड खान साहब भी थोड़ा सा अपनी नफ़रत जो उनकी है, जो कि सियासत के ऊपर नज़रअंदाज हो रही है, उसको ज़रा ख्याल किया जाए। खान साहब ने जवाब भी दिया इसका। और खान साहब जो हैं वो मेरा नहीं ख्याल अभी मूड में है, मगर मेरा ख्याल है वो एक सियासी पहलू भी हो सकता है। अभी ये जो सारी इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिसकी बात अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात हुई, मेरा ख्याल है कि अगर खान साहब इसमें हिस्सा लें तो ये सबका फ़ायदा है इसके अंदर। और मैंने अभी भी कहा कि मेरा नहीं ख्याल इस्टेब्लिशमेंट इसको अपोज़ करेगी। तो खान साहब को बात समझ आनी चाहिए। खान साहब के पाकिस्तान के सबके इंटरेस्ट में यही है कि कोई रास्ता निकाला जाए, और खान साहब जो हैं उनके लिए रास्ता निकाला जाए। खान साहब अपने लिए रास्ते बंद कर रहे हैं, मगर वो कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस के ऊपर ही होगा। खान साहब बादशाह सलामत नहीं बन सकते, ना ही हम बनने देंगे उनको। ये मुल्क एक आइन के मुताबिक इसको चलना है, और अगर खान साहब आइन के मुताबिक नहीं चलेंगे तो फिर कोई भी नहीं चलेगा, ना इस्टेब्लिशमेंट चलेगी, ना सियासी जमातें चलेंगी। एंड देन देयर विल बी केओस एंड अनार्की, और दुनिया कह रही है फेलिंग स्टेट विल बिकम अ फेल्ड स्टेट। तो अब खान साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ही हैज़ टू नेगोशिएट एन ओपनिंग। अभी वो कभी कहते हैं कि अचकज़ई साहब जो है वो गवर्नमेंट के साथ बात करें, कभी कहते हैं अचकज़ई साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करें, कभी कहते हैं मैं तो सिवाय इस्टेब्लिशमेंट के किसी और के साथ बात नहीं करूँगा। मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात डायरेक्टली तो कोई भी ना करे, बेहतर यही है। अगर आप समझते हैं कि उनका रोल कम होना चाहिए तो आप सियासतदानों के साथ बैठ के बात करें, इकट्ठे मिलकर रास्ता निकालें। और मैं ये समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट करेगी। कोई रीज़नेबल रास्ता अगर आप निकालते हैं जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट को भी वे आउट मिल जाता है, लड़ाई झगड़े भी ख़त्म हो जाते हैं, स्टेबिलिटी भी आ जाती है, एक नई इलेक्शन भी हो जाती है, और अगर उस इलेक्शन में आवाम चाहती है कि खान साहब आ जाए तो खान साहब भी आ जाए, मगर एक तरीके के साथ ये सारी ट्रांजिशन हो, नफ़रत और हेट्रेड और वेंजेंस इसके बेसिस पे ना हो।